दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, तब इंसानों ने 23 लाख पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर एक पहाड़ जैसी इमारत बना दी थी। गीज़ा का महान पिरामिड, इसका हर एक पत्थर एक बड़ी गाड़ी जितना भारी है और कुछ पत्थर तो 40 गाड़ियों जितने भारी। ये सब कैसे हुआ? क्या सच में आसमान से कोई मदद आई थी या सिर्फ इंसानी मेहनत और दिमाग का कमाल था? आज मैं आपको इस महान पिरामिड के वो गहरे राज बताऊंगा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद निखिल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले उसे जरूर देख लें, ताकि आप इस अद्भुत कहानी से पूरी तरह जुड़ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज हम समय में 4500 साल पीछे की एक अविश्वसनीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी अजूबा बना था। आज हम गीज़ा के महान पिरामिड के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानेंगे। इसे कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इसमें कितना समय लगा और इसके पीछे की वो अनोखी कहानियाँ क्या हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। साथ ही हम इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी प्रथा यानी मम्मी बनाने की प्रक्रिया को भी बहुत गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि वे ऐसा क्यों करते थे और इस काम को कैसे अंजाम देते थे। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, गीज़ा का पठार मिस्र की राजधानी कायरो के पास है और यहीं पर दुनिया की सबसे मशहूर इमारतें हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे पुराना है गीज़ा का महान पिरामिड। इसे राजा खूफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे चौथे राजवंश के राजा खूफू ने लगभग 4500 साल पहले अपने मकबरे के रूप में बनवाया था। यह दुनिया की 7 प्राचीन अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी लगभग पूरी तरह सुरक्षित हमारे सामने खड़ा है। अब कुछ ऐसे आंकड़े सुनिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस एक पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लगे हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिरामिड में लगे हर पत्थर का औसत वजन 2.5 टन है, जो आज की एक बड़ी एसयूवी गाड़ी के वजन के बराबर है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। पिरामिड के अंदर राजा के कमरे की छत बनाने के लिए जो ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, उनमें से कुछ का वजन तो 25 से 80 टन तक है। सोच कर देखिए, 80 टन मतलब एक साथ 40 बड़ी गाड़ियों का वजन। इन पत्थरों को उस जमाने में कैसे उठाया गया होगा, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। जब यह पिरामिड नया नया बना था, तब इसकी ऊंचाई 146.6 मीटर थी, जो आज की 40 मंजिला गगनचुंबी इमारत के बराबर है। लगभग 3800 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी बनावट थी। समय के साथ हवा और मौसम के कारण इसकी बाहरी परत और ऊपरी हिस्सा थोड़ा घिस गया है, जिससे अब इसकी ऊंचाई लगभग 138.8 मीटर रह गई है। इस पिरामिड का आधार लगभग पूरी तरह से एक सटीक वर्ग के आकार का है, जिसकी हर भुजा लगभग 230 मीटर लंबी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ एकदम सीधे में है। इसमें गलती सिर्फ 0.05 डिग्री से भी कम की है। आज के ज़माने में जीपीएस और लेज़र तकनीक के बिना ऐसी सटीकता हासिल करना लगभग नामुमकिन लगता है। दोस्तों, अगर ये तथ्य आपको हैरान कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी और भी मज़ेदार और हैरान करने वाली बातें सामने आने वाली हैं। ये विशालकाय पत्थर आए कहाँ से? अब यह सवाल उठता है कि लाखों की संख्या में इतने भारी भरकम पत्थर कहाँ से लाए गए और कैसे लाए गए। मिस्र के चतुर इंजीनियरों ने इस काम के लिए 3 अलग-अलग तरह के और अलग-अलग जगहों से पत्थर इकट्ठे किए थे। पहला, लाइमस्टोन मतलब आम चूना पत्थर। पिरामिड का ज़्यादातर भीतरी हिस्सा उन्हीं पत्थरों से बना है जो पिरामिड के पास की ही एक खदान से खोदे गए थे। इससे परिवहन का समय और मेहनत बची। ये पत्थर थोड़े नर्म थे, इसलिए इन्हें काटना और आकार देना आसान था। दूसरा, वाइट लाइमस्टोन यानी सफ़ेद चमकीला पत्थर। पिरामिड बनने के बाद इसे बाहर से एक खास तरह के सफ़ेद और चमकीले चूने पत्थर से ढका गया था। यह पत्थर तूरा नाम की जगह की खदानों से निकाले गए थे, जो नील नदी की दूसरी तरफ थी। इन पत्थरों को इतनी अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता था कि वे शीशे की तरह चमकते थे। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी
तो पूरा पिरामिड मीलों दूर से ही एक विशालकाय हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता था। दुर्भाग्य से सदियों बाद कायरो शहर बनाने के लिए लोगों ने इन कीमती पत्थरों को उखाड़ लिया और आज पिरामिड की यह बाहरी चमकीली परत लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तीसरा, ग्रेनाइट। पिरामिड के सबसे महत्वपूर्ण और भीतरी हिस्सों जैसे राजा का कमरा, उसका ताबूत और छत बनाने के लिए बहुत ही मजबूत ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये पत्थर आसवान नाम की जगह से लाए गए थे, जो पिरामिड से 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर दक्षिण में स्थित है। इन 25 से 80 टन के विशालकाय पत्थरों को बड़ी-बड़ी नावों पर लादकर नील नदी के रास्ते उत्तर की ओर लाया गया था। यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा था। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य, जिस पर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार बहस करते हैं। इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा कैसे गया, उन्हें ढोया कैसे गया और फिर उन्हें 481 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाया कैसे गया। मिस्र के कारीगरों के पास लोहे के औजार नहीं थे। वे तांबे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर काटने के लिए वे एक बहुत ही चतुर तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे पहले पत्थर में छोटी छोटी दरारें बनाते थे, फिर उन दरारों में सूखी लकड़ी के टुकड़े कसकर फंसा देते थे। इसके बाद वे उन लकड़ियों पर लगातार पानी डालते थे। जैसे जैसे लकड़ी पानी सोख कर फूलती थी, उसके अंदर से पैदा होने वाले जबरदस्त दबाव से विशालकाय पत्थर टूटकर अलग हो जाता था। यह फिजिक्स का एक सरल लेकिन बहुत असरदार उपयोग था। पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहियों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें लकड़ी की बड़ी बड़ी स्लेज, मतलब बिना पहिए वाली गाड़ी पर रखकर रस्सियों से खींचा जाता था। जमीन की रगड़ को कम करने के लिए वे स्लेज के आगे जमीन पर पानी या तेल डालते थे, जिससे जमीन पर फिसलन हो जाती थी और भारी से भारी पत्थर भी कम मेहनत में आसानी से खिंच जाता था। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी समाधान था। पत्थर ऊपर चढ़ाने का तरीका, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर कई अलग अलग सिद्धांत हैं। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है रैंप, यानी ढलान वाले रास्ते की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड के एक तरफ से बहुत लंबा सीधा रैंप बनाया गया था, जो धीरे धीरे ऊंचा होता गया। लेकिन इस थ्योरी में समस्या यह है कि पिरामिड की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यह रैंप लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा होना चाहिए था, जिसे बनाने में पिरामिड से भी ज़्यादा मेहनत लगती। दूसरा, घूमता हुआ रैंप। दूसरी थ्योरी यह है कि एक रैंप पिरामिड के चारों ओर सांप की तरह घूमता हुआ ऊपर की ओर बनाया गया था। जैसे जैसे पिरामिड की एक परत पूरी होती, रैंप को उसके ऊपर बनाया जाता। यह तरीका ज़्यादा व्यवहारिक लगता है। तीसरा, अंदरूनी रैंप। हाल ही में एक नई थ्योरी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पिरामिड के अंदर ही एक घुमावदार सुरंग या रैंप बनाया गया होगा, जिसका इस्तेमाल पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए किया गया। चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल हुआ हो, यह तो तय है कि इसमें हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, जो रस्सियों और शायद लकड़ी के लीवरों की मदद से इन पत्थरों को इंच दर इंच ऊपर खींचते थे। अगर आपको यह इंजीनियरिंग का कमाल पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों और पुरानी कहानियों ने हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी है कि पिरामिड को हजारों गरीब गुलामों ने बनाया था, जिन्हें कोड़े मार कर काम करवाया जाता था। लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। पिरामिड के पास हाल ही में हुई खुदाई से एक्सकेवेटर्स को एक पूरा शहर मिला है, जो इन कारीगरों का था, जिन्होंने पिरामिड बनाया था। इस खोज से यह साफ हो गया कि पिरामिड कोई गुलाम ने नहीं, बल्कि सम्मानित और कुशल कारीगरों ने बनाया था। ये सभी पेशेवर लोग थे, पत्थर काटने वाले, इंजीनियर, सर्वे करने वाले और आर्किटेक्ट। इन कारीगरों को उनके काम के बदले में पगार दी जाती थी, जो अनाज, बियर और कपड़े के रूप में होती थी। खुदाई में बड़ी बड़ी रोटियां पकाने की भट्टियां, मछली सुखाने की जगहें और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि इन कारीगरों को भरपूर और पौष्टिक भोजन मिलता था, जिसमें मांस भी शामिल था। यहाँ तक कि उनके लिए एक छोटा अस्पताल भी था, जहाँ काम के दौरान घायल हुए मजदूरों का इलाज किया जाता था। जब इन कारीगरों की मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें पिरामिड के पास ही पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता था। उनकी कब्रों से उनके औजार और खाने पीने के सामान भी मिला है। एक अनुमान के मुताबिक
इस महान काम में एक समय पर लगभग 20,000 से 30,000 मजदूर लगे थे और इसे पूरा होने में करीब 20 साल का लंबा समय लगा था। यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, जिसमें पूरा मिस्र एक साथ मिलकर अपने राजा और देवता के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की एक और सबसे अनोखी और रहस्यमयी चीज की, मम्मी बनाना। जैसा कि हमने पहले भाग में बात की थी, मिस्र के लोग यह दृढ़ता से मानते थे कि मरने के बाद भी एक और जिंदगी होती है। उनका मानना था कि इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है और उसे दूसरी दुनिया में अपने शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वे शरीर को सड़ने से बचाने और उसे हजारों सालों तक सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाते थे। मम्मी बनाने की यह प्रक्रिया बहुत ही पवित्र और जटिल थी और इसे करने वाले पुजारियों को शरीर विज्ञान का गहरा ज्ञान होता था। इस पूरी प्रक्रिया में पूरे 70 दिन लगते थे। पहला, पवित्र धुलाई। सबसे पहले शरीर को नील नदी के पवित्र पानी से अच्छी तरह धोया जाता था। दूसरा, दिमाग को निकालना। यह एक बहुत ही नाजुक काम था। पुजारी एक लंबे हुक जैसे पतले औजार को नाक के रास्ते से सिर के अंदर डालते थे और दिमाग को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में खुरचकर बाहर निकाल लेते थे। वे दिमाग को जरूरी नहीं मानते थे, इसलिए उसे फेंक दिया जाता था। इसके बाद पेट के बाईं ओर एक छोटा सा चीरा लगाकर शरीर के अंदर के ज्यादातर अंगों जैसे पेट, लीवर, फेफड़े और आंतों को बाहर निकाल लिया जाता था, लेकिन दिल को कभी नहीं निकाला जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि दिल ही इंसान की बुद्धि, भावनाओं और यादों का केंद्र है और दूसरी दुनिया में न्याय के समय इसकी जरूरत पड़ेगी। निकाले गए अंगों को भी सुखाकर और लपेटकर कैनोपिक जार नाम के 4 विशेष बर्तनों में रख दिया जाता, जिन्हें मम्मी के साथ ही कब्र में रखा जाता था। चौथा, शरीर को पूरी तरह सुखाना। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। शरीर को पूरी तरह से सुखाने के लिए उसे नेट्रॉन नाम के एक खास तरह के प्राकृतिक नमक से अंदर और बाहर से पूरी तरह ढक दिया जाता था। यह नमक शरीर की सारी नमी और पानी सोख लेता था, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते थे और शरीर सड़ने से बच जाता था। शरीर को 40 दिनों तक नमक में ही छोड़ दिया जाता था। पांचवा, शरीर को आकार देना और सुगंधित रखना। 40 दिनों के बाद जब शरीर पूरी तरह सूख कर सिकुड़ जाता था, तो नमक को हटा लिया जाता था। शरीर के धसे हुए हिस्सों जैसे गाल और पेट में लिनन का कपड़ा, बुरादा और दूसरी चीजें भर दी जाती थी, ताकि शरीर का आकार पहले जैसा ही लगे। शरीर पर सुगंधित तेल और रेजिन का लेप लगाया जाता था। छठा, पट्टियां लपेटना। आखिर में शरीर को लपेटने का काम शुरू होता था, जिसमें कई दिन लगते थे। शरीर पर लिनन, एक तरह का सूती कपड़ा की सैकड़ों मीटर लंबी पट्टियां परत दर परत बहुत सावधानी से लपेटी जाती थीं। हर उंगली और पैर के अंगूठे को अलग अलग लपेटा जाता था। पट्टियों की परत के बीच में सुरक्षा और सौभाग्य के लिए 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ताबीज रखे जाते थे, जैसे आंख की ताबीज। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुजारी लगातार पवित्र मंत्रों का जाप करते रहते थे। 70 दिनों की इस लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद राजा या रानी की मम्मी दूसरी दुनिया की अनंत यात्रा के लिए तैयार हो जाती थी। दोस्तों, बाहर से ठोस दिखने वाली इस पिरामिड के अंदर एक जटिल संरचना है, जिसमें कई गलियारे और कमरे हैं। आज तक इसके अंदर 3 मुख्य कमरे खोजे गए हैं। सबसे निचला कमरा। यह कमरा पिरामिड की नीचे की चट्टान को काटकर बनाया गया है, लेकिन यह अधूरा छोड़ दिया गया। शायद इसे बनाने का प्लान बाद में बदल दिया गया होगा। रानी का कमरा। ऊपर चढ़ने पर एक और कमरा आता है, जिसे गलती से रानी का कमरा कहा जाने लगा। इसका किसी रानी से कोई लेना देना नहीं था। इसका असली मकसद आज भी एक रहस्य है। राजा का कमरा। पिरामिड के लगभग बीच में स्थित है सबसे महत्वपूर्ण कमरा, राजा का कमरा। यह कमरा पूरी तरह से लाल ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों से बना है। इसी कमरे में राजा खूफू का पत्थर का बड़ा सा ताबूत रखा हुआ है। हालांकि जब खोजकर्ता यहाँ पहुंचे तो यह ताबूत खाली था। राजा की मम्मी और खजाना हजारों साल पहले ही कब्र लुटेरों द्वारा चुरा लिया गया था। इन कमरों तक पहुंचने के लिए बहुत ही सकरे और ढलान वाले गलियारे हैं। एक गलियारा, जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। इसकी छत बहुत ऊंची है और इसकी बनावट आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है।
तो दोस्तों, यह था हमारी कहानी का दूसरा और सबसे रोमांचक भाग, जहां हमने गीज़ा के महान पिरामिड के हैरान कर देने वाले राजों को बहुत गहराई से जाना। हमने देखा कि इसे बनाने में कितनी अविश्वसनीय मेहनत, सटीकता और बुद्धि का इस्तेमाल हुआ। हमने यह भी जाना कि इसे बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि सम्मानित कारीगर थे। और हमने मम्मी बनाने की उस रहस्यमयी प्रक्रिया को भी समझा, जो मौत के बाद जीवन में उनके गहरे विश्वास को दिखाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि मिस्र के लोग विज्ञान और दवाइयों के मामले में अपने समय से कितने आगे थे। हम उनके बनाए हुए दूसरे शानदार मंदिरों और इमारतों को देखेंगे। यह भी समझेंगे कि यह महान सभ्यता आखिर इतिहास के पन्नों में कैसे खो गई। और अंत में हम उन रहस्यों पर भी बात करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ इंसानों ने अपनी मेहनत से बनाए थे, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है। अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। डिस्कवर विद निखिल के साथ सीखते रहिए और नई नई चीज़ें खोजते रहिए। धन्यवाद।